दर्शकों, भारत को आज़ाद हुए आज 74 वर्ष हो चुके हैं। 74 वर्ष एक बहुत ही लंबा समय होता है और इन 74 वर्षों में हमारा देश प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहा है। परंतु क्या प्रगति के पथ पर दौड़ते हुए हमें देश के उन सभी सपूतों की कुर्बानियों को भूल जाना चाहिए जिनके कारण आज हम स्वतंत्र हैं? क्या देश आज भी उन कुर्बानियों को याद रखता है? सच तो ये है कि आज भी हमारे देश में तथाकथित कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग बसते हैं जिन्हें इस बात का दुख है कि वे भारत में पैदा हुए, इंग्लैंड अथवा अमेरिका में क्यों नहीं पैदा हुए। ठीक कहती हो तुम। वे लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि वे भारत में रहते हैं, वे तो इंडिया में रहते हैं। और इंडिया में रहने वाले लोगों को आज तक इस बात का गुमान ही नहीं है कि वे आज भी गुलाम हैं, अंग्रेजियत के गुलाम हैं। उनकी चिंताधाराएं इंग्लैंड और अमेरिका से संचालित होती हैं। इस देश के कुछ लोगों के जीवन के मूल्य बदल चुके हैं, उनकी परिभाषाएं बदल चुकी हैं। ऐसे लोग उन सभी क्रांतिकारियों को मूर्ख समझते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। फिर भी कभी कभी कुछ लोग देशभक्ति का प्रदर्शन जरूर करते हैं। भीड़ भरी सड़कों पर रास्ता रोककर लाउडस्पीकर में देशभक्ति के फिल्मी गाने बजाकर या फिर क्रिकेट मैच में फुहर ढंग से राष्ट्र ध्वज को लहराकर। अब तो इस देश के और भी टुकड़े हो चले हैं। धर्म को अपनी बपौती समझने वालों ने अपने अलग अलग गुट बना लिए हैं। गौतम बुद्ध और महावीर के देश के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चले हैं। तब तक वहाँ देर हो चुकी होगी। आज जो वध कर रहे विजातियों को मार देंगे कल सभी अपने जनों को, मजदूरों को और कला धर्मियों को मारेंगे मनुष्यता के प्रेमियों को। जब उन्हें महसूस होगा सब थे उनके भाई, उनके भाई, उनके भाई।
कब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आने वाले ये भूल चुके हैं कि ये सब उन्हीं लोगों की संतान है जिन्होंने एक दूसरे के धर्म की परवाह किए बिना सगे भाइयों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी। ये वे लोग थे जिन्होंने अपना तन मन धन केवल इसलिए न्यौछावर कर दिया था कि हमें घुट घुट कर जीना ना पड़े। इनमें से कुछ लोग थे जो केवल बातचीत के जरिए अंग्रेजों से आज़ादी मांग रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेजों को अपना दुश्मन मानते थे और उन्हें देश से मार भगाना चाहते थे। कैसे थे वो भी जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने अपराधी घोषित कर रखा था? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, विनय बादल दिनेश, चाफेकर बंधु आदि। हम किस किस को याद करें? उन सभी की यादें हमारी आंखों को नम कर देती हैं। वे लोग देशभक्ति के मामले में उन सभी लोगों से बढ़ चढ़ कर थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हीं लोगों के कारण हमें आज़ादी मिली। आज हम आप सबको भारत माँ के एक ऐसे ही लाडले सपूत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने एक सैनिक की भांति अपने देश के दुश्मन पर आक्रमण किया। वो थे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने और उनकी सेना आज़ाद हिंद फौज ने देश की आज़ादी के दीवानों में एक नया जोश पैदा कर दिया, जिसके कारण अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। वो देखो इम्फाल की रणभूमि, जहां स्वाधीनता संग्राम के अंतिम अध्याय के अंतिम अनुच्छेद लिखा गया था सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। कान लगाकर सुनो, सुन पा रहे हो कुछ? इस इम्फाल की धरती के नीचे चिर निद्रा में सो रहे हैं कितने ही अनजान सिपाही, कितनी आशाएं आकांक्षाएं, कितनी वेदनाएं, कितने स्वप्न और कितनी प्राण दान की कहानियां। आप जानते हैं ये अंतिम अध्याय कब शुरू हुई? 15 जनवरी 1941, जब एक काली वंडरर गाड़ी में बैठकर एक मुस्लिम इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजर एल्गिन रोड स्थित सुभाष बोस परिवार के निवास स्थल से निकले। काली लंबी दाढ़ी, ऐस टोपी लगाए, अचकन और चूड़ीदार पाजामे में ये मुस्लिम इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजर कोई और नहीं, छद्मवेश में साइड में राजा का कुत्ते। गाड़ी मैं चला रहा था। हम पहले धनबाद पहुंचे, वहां से गोमो से रांगा काकू ने कल का मेल पकड़ा। गाड़ी में चढ़ते हुए वे मुझसे बोले, मैं सुरक्षित हूँ, अब तुम वापस जाओ। वही थे उनका मेरे प्रति शेष कहा। तो इस तरह उन्होंने अंग्रेजों को चकमा दिया। हाँ, लेकिन ये कोई अचानक बनाया हुआ इम्प्रोवाइजेशन नहीं था। इसके लिए कई दिनों से योजनाएं बनाई गई थी। हल्दर स्मारक के आंदोलन के समय जब ये कैद कर लिए गए, तब उन्होंने जेल में ही भूख हड़ताल कर दी। इस पर अंग्रेजों ने उनको रिहा तो कर दिया, परंतु घर में ही उनको नजरबंद कर दिया। तभी उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने सबको कह दिया कि वे एक उपासना कर रहे और इसके लिए वे किसी से नहीं मिलेंगे, केवल उनकी माता उनके लिए भोजन लेकर जाएंगे। इस तरह 40 दिन बीत गए। इन 40 दिनों में ये अपनी दाढ़ी बढ़ा ली। इस दौरान
वे मेरी मदद से अपने साथियों से संपर्क करते रहे तथा रशियन और इटालियन दूतावासों से भी प्रचार करते रहे। इतनी तैयारी का बाद 15 जनवरी 1941 का दिन जब कलकत्ता शहर सो रहा था और जब अंग्रेजी सरकार के पहरेदार पिंजरे को पहरा दे रहे थे, पंछी उड़ चला पिंजरा छोड़कर। वाह, क्या तरीका निकाला उन्होंने नजरबंदी से निकल भागने का। इस घटना ने तो शिवाजी के औरंगजेब की नजरबंदी से निकल भागने की कहानी याद दिला दी। बिल्कुल सही कहा, तो निकल गए थे। बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह निकल भागने के लिए शिवाजी ने काफी लंबे समय तक इंतजार किया। कई दिनों तक उनका निवास स्थल से टोकरी में भरी हुई मिठाइयां उनके बाहर जाती रही और धीरे धीरे पहरेदार ने वो ठीक से जांचना ही बंद कर दिया। बस मौका देखते ही शिवाजी निकल भागे। ऐसे ही जबरदस्त प्लानिंग राणा का टुकड़ी थी। उन्होंने ना केवल अपना वेशभूषा बदली बल्कि अपना नाम भी जियाउद्दीन रख लिया। ऐसा ट्रेन में सफर कर रहे एक सरदार शाह यात्री को यही नाम उन्होंने बताया था। 17 जनवरी 1941 का दिन सुबह 9 बजे ये पेशावर पहुंचे। पेशावर से जमरू और वहाँ से 24 जनवरी के दिन वे भारतीय सीमा को पार करते हुए अफगानिस्तान पहुंच गए। अफगानिस्तान में उनके साथी थे भगत राम। वो एक अफगान आदमी का छद्म रूप धारण करके रखे थे। उनका अपना नाम रखा था रहमत खान और उन्हें बहुत अच्छा पश्तो आती थी। सुभाष बाबू भी अफगान बने हुए थे। उनका डील डोल से वो काफी जज भी रहे थे, लेकिन एक मुश्किल थी, उन्हें पश्तो नहीं आती थी। इसीलिए उन्होंने रहमत खान की गूंगे भाई जियाउद्दीन बन गए और इसी रूप में वो दोनों 27 जनवरी के दिन काबुल पहुंचे। वहां वो एक सराय में रुक के रूसी दूतावास से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात बन नहीं रही थी और इधर इंग्रेज का एक जासूस उनका पीछे पड़ा हुआ था। 8 फरवरी के दिन वो मुझसे आके मिले और मैं उनको अपने घर में रहने की इंतजाम कर दिया। हमारी कोशिशें जारी थी। इधर रूसी दूतावास में बात बनती नहीं देखते हम लोगों ने इताली राजदूत से मिले और बात बन गई। 18 मार्च के दिन ऑर्लैंडो मजाता नामक एक इटालियन राजदूत से उनका बेस में और उन्हीं का पासपोर्ट लेके सुभाष बाबू रवाना हो गए रूस के धरती से होके जर्मनी जाने के लिए। 3 अप्रैल को वो बर्लिन पहुंचे। वाह, इसे कहते हैं रियल लाइफ हीरो। बर्लिन पहुंचकर जब सुभाष जी ने एक रेडियो प्रसारण में कहा, मैं सुभाष बोल रहा हूँ, तो अंग्रेज हक्के बक्के रह गए, परंतु वे कुछ नहीं कर सकते थे। आज मुझे इस बात का फक्र है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज की रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट की सिपाही बनकर आजादी की लड़ाई लड़ी और इम्फाल में आजाद हिंद के झंडे को फहराते हुए देखा। सुभाष जी मेरे घर में ठहरे, मैं उनके लिए कुछ कर सकता, मैं धन्य हूं। बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस लगभग 2 वर्ष तक रहे। हालांकि इस दौरान वे यूरोप में इधर उधर जाते रहे भारत की आज़ादी के लिए जनमत प्राप्त करने के लिए। बर्लिन में ही फ्री इंडिया सेंटर में उन्होंने इंडियन लीजन का गठन किया। इसी दल के साथियों ने उन्हें नेताजी कहना आरंभ कर दिया। जय हिंद के अभिवादन का भी यहीं जन्म हुआ। यहीं पर भारत के राष्ट्रगान के लिए नेताजी ने रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना जन गण मन को हिंदी में रूपांतरित किया। इधर पूर्वी एशिया में एक और क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने जापान द्वारा कैद कर लिए गए अंग्रेजी सेना के युद्ध बंदियों को सशस्त्र छुड़वा लिया और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अंतर्गत इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कर दिया।
अब उन्हें एक युवा नेता की आवश्यकता थी जो इस सेना को अच्छी तरह संचालित कर सके। तब उन्होंने सुभाष जी से संपर्क किया। उधर सुभाष जी भी समझने लगे थे कि हिटलर से उन्हें कुछ खास मदद नहीं मिल पाई। उन्होंने रास बिहारी बोस का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 8 फरवरी 1943 के दिन अपने साथी आबिद हसन को साथ लेकर नेताजी एक जर्मन सबमरीन में सवार होकर पूर्व की ओर एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में मैडागास्कर के पास आगे की यात्रा के लिए उन्हें जर्मन पनडुब्बी से जापानी पनडुब्बी में जाना था। तूफानी सागर में दोनों पनडुब्बियां डोल रही थी। ऐसे में रस्सी के सहारे 100 मीटर दूरी तक एक पनडुब्बी से दूसरी तक मंकी क्रॉलिंग करते हुए पहुंचना एक महानायक का ही काम हो सकता है। इस प्रकार यात्रा करते हुए वे पहुंच गए जापान। और फिर आया 4 जुलाई 1943 का वो सुनहरा दिन, जब सिंगापुर के कैथे बिल्डिंग में इकट्ठा हुए पूर्वी एशिया में रहने वाले भारतीय लोग और इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिक। वो देखो, रास बिहारी बोस लेकर आ रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। Friends and comrade soldiers, in your presence today, I resign my office and I am proposing Subhash Chandra Bose as a president of India Independence League. From now on, Subhash Chandra Bose shall be your leader in the fight for India's independence. I am confident that with his able leadership, you shall be able to march towards the battle and the victory. श्री रास बिहारी बोस, पूर्वी एशिया के जंगे आज़ादी के मेरे साथियों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आपके दिली इस्तकबाल के लिए और साथ ही साथ आपने जो मुझको पूर्वी एशिया के जंगे आज़ादी का नेता बनाए हैं, उसके लिए भी तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि अब ये वक्त निहायत नाजुक है। मैं जिम्मेदारी को कबूल करता हूं, लेकिन निहायत नम्रता के साथ। और खुदा से ये दुआ मांगता हूँ कि उन्होंने हमें वो ताकत, वो जोश और वो ताकत और वो बहादुरी प्रदान करे कि हम अपने हमवतनों की पूरी मर्जी के मुताबिक लड़ाई लड़ें और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाएं। हम अपने हमवतनों को यह बतला देंगे कि हमें ये काम बाहर रहकर इसलिए करना है क्योंकि अंदरूनी हालत कुछ ऐसी है कि वो नहीं कर सकते हैं, हमें करना है। हमारे सामने एक ही प्रोग्राम होगा, फाइटिंग प्रोग्राम, लड़ाई का इंतजाम करना, लड़ाई लड़ना और कामयाब होना। जब हम फिर लाल किले दिल्ली में जाकर वहां हमारी विक्ट्री परेड करेंगे, ये रास्ता सीधा है। हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी देनी है, सब रुकावटों का सामना करना है। आखिर में कामयाबी जरूर मिलेगी। इस रास्ते में हम क्या देख सकते हैं? हमारे रास्ते में आखिर है क्या? हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यास, तकलीफें, मुसीबतें, मौत। कोई नहीं कह सकता है कि जो लोग इस जंग में शरीक होंगे उनमें से कितने निकलेंगे जिंदा। कोई बात नहीं है।
मरेंगे या फिर जिंदा रहेंगे कोई बात नहीं है, माकूल सही बात यह है, खास बात यह है कि अंत में कामयाबी हमारी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। दोस्तों, इसलिए आखिर में आपसे ये अर्ज मेरी है कि जानबूझकर पूरी मर्जी से खुली आंखों से कूदना है। अगर आप कूद सको तो मैं जानता हूं आप में वो ताकत है कि आप जानबूझकर कूद पड़ोगे और हिंदुस्तान को हासिल होगी आजादी। इंकलाब जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। कितनी खुश, जी करता है खूब नाचो गाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, आजाद हिंद की जय जयकार करो, नेताजी की जय जयकार करो। उस रात जब नेताजी ने मुझे भोजन कर बुलाया, मैं चकित थी, आखिर मुझे क्यों बुलाया गया। भोजन के बाद वे मुझे अपने दफ्तर में ले गए। मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन मेरी घबराहट उनके प्रति प्रेम, आदर और विश्वास में तब्दील हो गई जब उन्होंने मुझे ये समझाया कि हम नारियां भी आजाद हिंद की उस जंग में सक्रिय रूप से भाग लेने से पूरी तरह से समर्थ हैं। और उन्होंने रानी और झांसी रेजिमेंट की कल्पना से भी मुझे अवगत कराया और उसकी जिम्मेदारी भी सौंपी कि मैं उनकी कल्पना को साकार करूं। आज 21 अक्टूबर 1943 के दिन उनका सपना साकार होने को जा रहा है। झांसी रानी रेजिमेंट के वीरांगनाओं का ट्रेनिंग का कैंप आज से शुरू होने वाला है। आज मैं बहुत
बहुत खुश। आज लक्ष्मी स्वामीनाथन का जीवन सफल हो गया, सफल। वो देखो वहां दूर उस नदी के पार, उन जंगलों के आगे, उन पहाड़ों के बाद हमारी सरजमीन है। वो मिट्टी है जहां से हम उपजे हैं, वो धरती है जहां हम लौटेंगे। चलो, हिंदुस्तान हमें बुला रहा है, दिल्ली हमें बुला रही है, हमारे देशवासी हमें बुला रहे हैं, खून खून को पुकार रहा है। चलो, हमारे पास अब समय नहीं है, अपने हथियार उठाओ और चल पड़ो। हम इन रास्तों पर चलते हुए अपने दुश्मनों का खात्मा करते चलें, और ईश्वर की मर्जी हुई तो इन्हीं रास्तों पर हम शहीद हो जाएंगे, और मरते हुए भी उस रास्ते को चूमेंगे जिस पर चलकर हमारी आजाद हिंद फौज दिल्ली तक पहुंचेगी। दिल्ली का रास्ता आजादी का रास्ता है, इसलिए साथियों चलो दिल्ली, चलो दिल्ली।
दोस्तों, जंगे आजादी के मेरे साथियों, आज मैं तुम लोगों से केवल एक चीज की मांग करता हूं। मैं तुमसे तुम्हारा खून मांगता हूं। तुम्हारा खून ही उस खून का बदला ले सकता है जो हमारे दुश्मनों ने फैलाया है। तुम्हारा खून ही तुम्हारी आजादी की कीमत चुका सकता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। नेताजी ने महिलाओं की फौज तो बनाई थी, बच्चों को भी सैनिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर दी। इस प्रशिक्षण के दौरान बच्चों से देशभक्ति के गीत गवाए जाने थे। तब एक दिन उन्होंने आजाद हिंद फौज के संगीत के प्रभारी कैप्टन राम सिंह को अपने पास बुलाया और उनसे एक गीत बच्चों के लिए तैयार करने को कहा। कैप्टन राम सिंह ने स्वयं एक नेपाली भाषा में गीत लिखा और उस गीत के संगीत के लिए एक जापानी लोक धुन को बड़े ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया। उस गीत को आज़ाद हिंद फौज की बाल सेना बड़े ही प्यार से गाती थी। चलिए हम सब बच्चों के उस प्यारे से गीत की प्यारी धुन का आनंद उठाएं।
सिपाही युद्ध के समय जी जान से युद्ध लड़ते थे, परंतु वे जब अपने कैंप में होते थे तो कुछ मनोरंजन भी कर लेते थे। तब कविताओं से, नाच गानों के माध्यम से वे लोग अपना दिल बहलाते थे। आइए हम आपको एक कव्वाली सुनाते हैं जिसे आज़ाद हिंद के सिपाही लोग अक्सर गाया करते थे। फौज के सिपाही गीत गाते हुए आज़ादी की राह पर आगे बढ़ते रहे। कुल 12 गीत बने थे आज़ाद हिंद फौज के, जिन्हें लिखने वाले कोई नामी गिरामी साहित्यकार, लेखक, कवि अथवा गीतकार नहीं थे।
केवल उनका जज्बा था जिसके कारण ये सब जोशीले गीत बन गए और सैनिकों को प्रोत्साहित करते रहे। सैनिकों का एक और जोश से भरपूर गीत है जिसमें हमने थोड़ी सी तब्दीली करके उसे आज की परिस्थिति से जोड़ दिया है। हमारे देश के आज के सैनिक भी उतने ही देशभक्त हैं जितने आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे। उनके भीतर भी देश पर मन मिटने का वही जज्बा है। ये गीत हम आज के उन्हीं वीर सैनिकों को समर्पित करते हैं। मतवाले वीरों ने आंधी की तेजी से दुश्मनों के ठिकानों पर हमला कर दिया। वे उन्हें पीछे खदेड़ते हुए इम्फाल तक ले गए और वहां अपना तिरंगा फहराया। और उधर अमेरिका ने जापानियों पर एटम बम गिराकर उनकी कमरी तोड़ दी, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे जब तक नेताजी ने खुद उन्हें रुकने के लिए नहीं कहा। नेताजी कहा करते थे, मैंने शपथ ले रखा है कि मैं आज़ादी के लिए जीऊंगा और आज़ादी को कायम रखने के लिए अपना जान दे दूंगा। 30 मई सन 1945 उस समय शाम के 7:30 बजे थे।
जब नेताजी हमारे कैंप पधारे। हम सभी जमीन पर पालथी मारकर हॉल में बैठे हुए थे। नेताजी हम लड़कियों से बात करने लगे। उनकी आवाज में उदासी जरूर थी, पर वे निराश नहीं थे। सफलता उनके चरणों में आकर लौट गई थी। इम्फाल जीतने के बाद कुछ ही समय में आगे बढ़ जाते, लेकिन बर्मा ने अंग्रेजों का हाथ, और उधर विश्व युद्ध में अमेरिका ने एटम बम का इस्तेमाल करके जापान को तबाह कर दिया। अपनी उदासी में भी नेताजी ने हम लड़कियों को आगे बढ़ने का सहारा दिलाया। उन्होंने गीता के श्लोक के माध्यम से समझाते हुए हमें कहा, मौत, हार, जीत, रोग, यश सब इस संसार में होता ही है, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलने वालों को वो लाख रुकावटें आए फिर भी आगे बढ़ना ही होगा, चाहे जान चली जाए, बुराई का नाश करना ही होगा। हार के बावजूद संकल्प अभी नहीं हारा था। नेताजी दोबारा तैयारी में जुट गए, लेकिन उन्हें रानी और झांसी रेजिमेंट की लड़कियों की चिंता थी। वे तब तक उनके साथ भटकते रहे जब तक सभी लड़कियां सुरक्षित स्थानों तक पहुंच नहीं। 17 अगस्त 1945 के दिन नेताजी टोक्यो की तरफ जाने के लिए हवाई जहाज पर सवार हुए। विमान की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचकर वे पलटे, सबसे जय हिंद कहा और बोले फिर मिलेंगे। लेकिन वे फिर कभी नहीं मिले। 4 दिन बाद खबर आई उनका विमान फार्मोसा के ताइहोको सैनिक विमानस्थल से उड़ा ही था कि 100 मीटर की ऊंचाई पर उसमें आग लग गई और वो गिर पड़ा। नेताजी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 6 घंटे के भीतर उनकी मौत हो गई। इस कहानी पर हम भारतवासी आज भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। नेताजी और उनकी आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों से हार कर भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया जोश भर दिया, और उसी के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 के दिन अंग्रेजों ने सत्ता भारतीयों को सौंप दी। नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार एवं फौज के सभी सदस्यों को एकता के अद्भुत सूत्र में बांधा था। नेताजी के साय में सभी सदस्य केवल भारतवासी थे। उनके बीच कोई और संज्ञा नहीं रखी गई थी। उनके जैसे नायक का अभाव पग पग पर प्रत्येक देश प्रेमी को खटक रहा था। नेताजी चले गए, हमारी आज़ाद हिंद फौज के सारे सिपाही इधर उधर बिखर गए, लेकिन उनका सपना पूरा हुआ। वो सपना जो उन सिपाहियों ने इम्फाल पहुंचकर देखा था। क्या था वो सपना? आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने स्थान में आप लोग सब खड़े हो जाएं। आज़ाद हिंद फौज का एंथम है, एक सम्मान स्वरूप सुभाष जी के लिए।
थैंक यू प्लीज। आजाद हिंद के सुभाष, और एक बार एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं अपना बाद में, पहले स्त्री सूत्रधार अंजुश्री मुखर्जी मैडम, नृत्यांगना 1 अपूर्वा गुप्ता, नृत्यांगना 2 हर्षिता खंडेलवाल, प्रतिभा पाल, मीता मुखर्जी, उत्तम चंद, सत्यदुलाल साहा, शिशिर बोस, मिस्टर माधव दास, राज बिहारी बोस, मिस्टर राज बिहारी दत्ता, सुभाष चंद्र बोस, मिस्टर अनमोल प्रधान, जय हिंद, कैप्टन लक्ष्मी, मिस अंजना हालदार, गायक दल सुमिता दे, मिताली शवाकर, लिपिका चट्टराज, शिखा चक्रवर्ती, मीता मुखर्जी, ऋतुपर्णा दत्त बोस, तपन मुखर्जी, तन्मय मुखर्जी और तनय मुखर्जी। तनय थोड़ा शर्मा रहा है, 44 थोड़ा ज्यादा होना चाहिए इसके लिए। वाद्य यंत्र में गिटार पर विवेक ऋषि जी, सिंथेसाइजर पर अमन देसाई, ऑक्टापैड पर आशीष भदौरिया, तबले पर तनिष मुखर्जी, ध्वनि संयोजन एवं प्रकाश व्यवस्था तन्मय मुखर्जी, वेशभूषा मीता मुखर्जी, नृत्य निर्देशना नाच क्वींस अपूर्वा और वो हर्षिता भी हमारे बीच अभी इधर इसमें पंडाल में नहीं है, शायद उनको जाना पड़ा। और पुरुष सूत्रधार के उसमें मैं था, इंद्रनील बैनर्जी। मैं आप सबको जाने नहीं दूंगा एक्चुअली। आप लोग 1 मिनट के लिए तो इधर खड़े रहिए प्लीज। अमित दा, बॉब दा, आप लोग अगर आप लोग प्लीज मंच के पास हो तो प्लीज आ जाए। मिस्टर अमित गांगुली, तरुण दा, मिस्टर तरुण मोहित्रो, आप जहां कहीं भी हो प्लीज स्टेज पे आ जाए।